Welcome, learners. Today we are going to discuss our course BSSS 183 Life Skills. In this course, we would like to focus on issues related to disabilities. वेरियस किस्म की अलग अलग किस्म की जो दिव्यांगता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे संग हैं डॉक्टर हेमलता. वेलकम मैम. डॉक्टर हेमलता इज एडिशनल डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर डिसेबिलिटीज स्टडीज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. डॉक्टर हेमलता इस कोर्स के एक्सपर्ट कमेटी के भी मेंबर रही हैं और जब हम लोग इस कोर्स को डिज़ाइन कर रहे थे तो उनका खास इंसिस्टेंस था कि दिव्यांगता के बारे में न केवल बातचीत की जाए सिर्फ इसलिए कि जो कंसेशंस और सुविधाएं हमारे दिव्यांगजनों को उपलब्ध है, बल्कि हम लोग की ये भी कोशिश थी कि जो बाकी लोग हैं उनको भी सेंसिटाइज किया जाए, उनको भी इस बात के बारे में सचेत रहना चाहिए या सचेत होना चाहिए कि दिव्यांगजनों के अधिकार, दिव्यांगजन भी आम सामान्य नागरिक के ही तरीके से होते हैं. इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए हम आज जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में आया है, जिसने बहुत सी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके डिसेबिलिटीज की नई परिभाषा के साथ हम लोगों के ऊपर एक इंक्लूसिव अप्रोच के बारे में जो पूरी बातचीत की है, उसके बारे में मैं चर्चा शुरू करना चाहूँगा आपसे. डॉक्टर हेमलता जी, इसको कैसे डिफाइन किया गया है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? जी, ये जो एक्ट है हमारे डिसेबिलिटी फील्ड में एक लैंडमार्क एक्ट है. इसने हमारे देश को एक सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी दिया और इस एक्ट में 17 चैप्टर्स हैं और 102 सेक्शंस हैं और इन चैप्टर्स और सेक्शंस में पर्सन विद डिसेबिलिटीज की लाइफ से रिलेटेड हर पहलू को छुआ गया है और हर पहलू से रिलेटेड जानकारियां दी गई हैं और सरकारों के लिए भी निर्देश दिए हैं कि वो क्या करें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उनके एम्प्लॉयमेंट की बात हो या उनके स्किल डेवलपमेंट की बात हो. वो सारी बातें अलग अलग सेक्शंस में कही गई हैं. मतलब इस एक्ट ने न केवल डिसेबिलिटी को बहुत व्यापक रूप में समझा और उसके बारे में चर्चा की, साथ ही साथ सरकार की क्या कोशिशें होनी चाहिए या दिव्यांगजनों को लेकर के समाज में क्या रुख होना चाहिए उसको डिफाइन करने में इस एक्ट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है. ये जो यूएन कन्वेंशन है उससे भी अलाइन करके बनाया गया था, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं. आप पढ़ना चाहें तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ भी सकते हैं. अभी जो आज हम लोग बात करना चाहते हैं डॉक्टर हेमलता जी से, वो ये है कि इस एक्ट के अंदर जो अधिकार और जो इंटाइटलमेंट्स हमारे दिव्यांगजनों को उपलब्ध हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे लर्नर्स को बताएं, जिससे कि उनको जीवन में सुविधा हो सके और इस एक्ट के सहारे जो सुविधाएं उन तक पहुंच रही हैं या जो उनके अपने इंटाइटलमेंट्स हैं उसके बारे में उनको जानकारी मिल सके. जी, मयंक जी, सबसे ज़रूरी बात जो इस एक्ट की है वो है कि टू एंश्योर राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट इक्वली विद अदर्स. जैसा समाज में बाकियों को इज्जत और रेस्पेक्ट मिलती है वैसे ही पर्सन विद डिसेबिलिटीज को दिया जाए. दूसरी बात इसमें कही गई है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जो कैपेसिटीज है उसको भी यूटिलाइज किया जाए. इसके लिए उन्हें अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट दिया जाए. डिसेबिलिटी के आधार पर कोई भी उनके साथ भेदभाव ना किया जाए और उनकी लिबर्टी या जो है पर्सनल लिबर्टी जो है उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो डिसेबल्ड हैं. इसके अलावा उन्हें रीजनेबल अकोमोडेशन देने की ज़रूरत है. पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अगर पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट की जो ट्रेनिंग है, स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है वो करने के लिए अगर उन्हें कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी तो वो उन्हें दी जानी चाहिए. इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चाहे वो वुमेन है चाहे वो बच्चे हैं, वो भी बाकी लोगों के समान ही हैं. उस आधार पर कोई भेदभाव उनके साथ ना किया जाए. इसके अलावा उनके साथ कोई वायलेंस, अब्यूज या वायलेशन, एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ ना किया जाए. कई बार ये हो सकता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ इस आधार पर कोई भेदभाव किया जा रहा है तो वो ना किया जाए. इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी की बात जो करी गई, जो हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन हैं अलग अलग, उन वहाँ एक्सेसिबल होनी चाहिए. हमारी जो पब्लिक बिल्डिंग है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए. इसके साथ साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑडियो या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया वाली जो चीज़ें हैं वो भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल होनी चाहिए. हेल्थ केयर
जो है हॉस्पिटल्स हमारे जो हैं, रिक्रिएशन सेंटर्स जो हैं हमारे, कोर्ट्स हमारे हैं, वो भी एक्सेस होने चाहिए। तो इसके अलावा जो पोलिंग जब होती है, पोलिंग बूथ हमारे जो हैं वो एक्सेसिबल होने चाहिए। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं, तो कुछ ये चीज़ें हैं जो एक्ट में जिन चीज़ों की बात की गई है, और ये एंटाइटलमेंट्स और राइट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके इस डिस्क्रिप्शन से बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ में आती है कि दिव्यांग की जो परिभाषा है उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट में डील किया गया है। साथ ही साथ उनके प्रति किसी भी किस्म के भेदभाव को रोकने की बारे में समाज को सेंसिटाइज करने के लिए, संवाद को संवेदी बनाने की कोशिश इस एक्ट के द्वारा की जा रही है। ये भी कोशिश की जा रही है कि न केवल उनके अधिकारों की बात की जाए, बल्कि समाज को उनको बराबरी का दर्जा भी दिया जाए। इक्वालिटी के बारे में बातचीत की जा रही है। डेफिनेटली ये पैराडाइम शिफ्ट है, जहाँ के ऊपर हम उनको दया का पात्र मानने के बजाय अब बराबरी का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स की अगर बात को मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी को बहुत सी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है जो उनको मिलनी चाहिए। तो जो हमारा चैप्टर 2 है इस एक्ट का, उसमें जो राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स की बातचीत की गई है, उसके बारे में थोड़ा हमारे लर्नर्स को बताएं। जी, चैप्टर 2 जो है उसका एक सेक्शन 1 जो है वो कहता है इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर इसका एक सेक्शन जो है वो ये कहता है वुमेन विद डिसेबिलिटीज जो है उनको भी हमें बाकी लोगों की तरह ही मानना है, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। मतलब ये बात एक्ट बहुत केयरफुली एक्नॉलेज कर रहा है कि खाली पर्सन विद डिसेबिलिटी के संग भेदभाव तो होता ही था। अगर वो बच्चा है या अगर वो औरत है तो उनके संग आमतौर के ऊपर देखा गया है कि समाज में ज़्यादा सेकेंडरी स्टेटस मिलता था। उसको लेकर के ये एक्ट काफ़ी सचेत नजर जी। आता है। जी। फिर कम्युनिटी लाइफ की भी बात की गई है, क्योंकि ज्यादातर लोग पहले ये सोचते थे कि भाई पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो घर में रहो, आप बाहर क्यों आ रहे हो, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मतलब उस तरह से, या ओवर प्रोटेक्शन की जो बात हो रही थी। अब ये है कि उनको भी कम्युनिटी लाइफ का हक है, तो कम्युनिटी लाइफ का जब हक होगा वो बाहर आएंगे तो उनको वो सुविधाएं भी हमें देनी चाहिए। जी। इसके अलावा है कि किसी भी क्रूरलिटी या इनह्यूमन बिहेवियर उनके साथ नहीं होना चाहिए। इसके साथ अब्यूज, वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन की जो सेक्शन 7 जो है वो इसकी बात करता है। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी को प्रोटेक्शन और सेफ्टी की भी बात जो है इस चैप्टर में कही गई है। उनकी होम और फैमिली, उनको भी बाकी लोगों की तरह परिवार का हक है, उनके पास घर भी होना चाहिए, और उसके लिए भी अलग अलग चीजें, सुविधाएं उनके लिए बनाई गई है। इस एक्ट में कई बार जैसे हाउसिंग सोसाइटीज हैं या जो सरकारी जो हाउसिंग स्कीम्स निकलती हैं डीडीए की, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्व कोटा रहता है, तो वो भी एक चीज है। रिप्रोडक्टिव राइट्स की भी बात करी गई है। ये नहीं है कि वुमेन विद डिसेबिलिटी है तो उनके कोई रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। वोटिंग में एक्सेसिबिलिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो पिछले कुछ सालों में हम लोग देख भी रहे हैं कि किस तरह से वो दी जा रही है। एक्सेस टू जस्टिस की बात की गई है कि जैसे बाकी लोगों के साथ अगर कोई अन्याय होता है वो कोर्ट में जा सकते हैं, तो ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी जा सकते हैं। अगर कोई डेफ पर्सन है वो कोर्ट को अप्रोच करता है, तो कोर्ट में वो सुविधा होनी चाहिए कि वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के माध्यम से जज को अपनी बात पहुंचा सके। तो ये फैसिलिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली हमने देखा भी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने डिसेबल व्यक्तियों के लिए काफ़ी चीज़ें की हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काफ़ी चीज़ें की हैं। तो ये एक पहल है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए की गई है। और लीगल कैपेसिटी भी बात इस में की गई है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर गार्जियनशिप की भी बात की गई है। कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऐसे होते हैं जिनको हाई सपोर्ट नीड की ज़रूरत होती है। फैमिली में अगर कोई मेंबर नहीं रहता है, पेरेंट्स की डेथ हो गई, सिबलिंग नहीं है कोई, तो ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या करें, तो वो भी प्रोविजन है हमारे नेशनल ट्रस्ट एक्ट में कि वो फिर लोकल लेवल कमेटीज बनेंगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मध्यस्थता के माध्यम से लोगों को उसका लोकल गार्जियन बनाया जाएगा, और किस तरह से उस पर्सन विद डिसेबिलिटी की देखभाल की जाएगी, वो व्यवस्थाएं भी हमारे कानून के तहत की गई हैं।
और एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ जो हैं उनको सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे एक्ट में अलग-अलग सेक्शंस में बहुत डिटेल में इसकी बात की गई है। मतलब इस बात को बहुत सचेत तौर के ऊपर कोशिश की जा रही है कि उनको इंक्लूसिव बनाया जाए, उनको कम्युनिटी लाइफ का हिस्सा बनाया जाए, जिससे कि उनमें बराबरी की एक भावना विकसित हो और वो एक आम नागरिक की तरह अपना जीवन जी सकें। ये जो पूरी कोशिशें हो रही हैं या जो पूरे एक्ट के प्रावधान हैं, उसके साथ-साथ उनकी पढ़ाई के ऊपर भी बहुत ज़ोर दिया गया है कि उनको भी वो मौके मिलने चाहिए। इक्वालिटी की बातचीत खाली कागज़ के ऊपर सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनको सुविधाएँ भी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो पढ़ करके किसी भी और बच्चे की तरीके से ग्रो कर सकें। सो एजुकेशन में भी उनको बहुत से कंसेशंस दिए गए हैं। मैं उसके बारे में चाह रहा था कि आप थोड़ा-सा हमारे लर्नर्स को बताएँ। एजुकेशन में सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो ड्यूटी है वो एक्ट में कहा गया है सेक्शन 16 में कि ये ड्यूटी है कि वो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करें। जो हमारे स्टूडेंट्स उनके पास आ रहे हैं उनको इंक्लूसिव वातावरण दें और इंक्लूसिव एजुकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मेजर अपनाएं। चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या पढ़ाई से संबंधित एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी एक स्टूडेंट की लाइफ में होती हैं वो सब इंक्लूसिव रूप में हमारे स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी को भी मिलनी चाहिए। और इसमें एडल्ट एजुकेशन की भी बात की गई है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो एडल्ट हो जाते हैं उनके भी पढ़ाई की क्या सुविधाएं होनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रही हैं आप कि इस एक्ट में जो ज्ञान की ताकत है, उसका सारा फ़ायदा पर्सन जो दिव्यांगजन हैं उनको मिलना चाहिए, उसके बारे में बातचीत की गई है। ख़ासकर वो जो वयस्क हो गए हैं और उनको पढ़ाई का मौका नहीं मिला है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स इस एक्ट में किए गए हैं, जिससे कि वो भी पढ़ सकें और पढ़ कर के समाज का एक हिस्सा बन कर के आगे अपनी ग्रोथ कर सकें। उसी ग्रोथ को, उनके उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सपोर्ट करने के लिए, उसको सहयोग देने के लिए इस एक्ट ने स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को लेके भी कुछ प्रोविजंस किए हैं। ये कोशिश की गई है कि उनकी उद्यमिता बढ़ाई जाए, जिससे कि वो अपने लिए एक बेहतर रोजगार पा सकें या कर सकें, जिसके सहारे वो समाज में एक आम व्यक्ति के तरीके से रह सकें। तो ये जो प्रावधान है, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर हेमलता जी थोड़ा हमारे लर्नर्स को बताएं। जी, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो चैप्टर 4 है वो स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की बात करता है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कुछ वोकेशन करना चाहते हैं तो कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे किया जाएगा। इसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है काफ़ी काम इसमें कर रहा है। इसमें जैसे नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो वोकेशनल ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए काउंसिल जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स होती हैं तो वो काउंसिल भी है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों की नीड को पहचान कर, अगर ब्लाइंड व्यक्ति है तो उसको किस तरह की नीड है, क्या ट्रेनिंग उनको दी जा सकती है और फिर उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करें। इसी तरह से नेशनल ट्रस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का जो ये ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने खुद भी इस तरह की कमेटीज बनाई हैं जो अलग अलग माध्यम से पर्सन विद डिसेबिलिटीज के वोकेशनल ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट की बात भी है, क्योंकि हमने एम्प्लॉयमेंट किया, पर्सन विद डिसेबिलिटीज अगर वर्क प्लेस में आ गए, वर्क फोर्स का हिस्सा है वो अगर, और वहाँ उनके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए, तभी बाकी लोग आएंगे आगे और वो काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी की भी बात की गई है। इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को बाकी लोगों की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, उनको बाकी लोगों से एट पार माना जाए और कोई भी भेदभाव अगर हो रहा है तो उसके लिए वो आवाज भी उठा सकें और डिफरेंट अलग अलग मेजर्स इसके लिए किए जाएं।
इसके अलावा उन्होंने जो काम किया, उनकी जो समस्याएं अगर आई तो उससे रिलेटेड मेंटेनेंस भी वो रिकॉर्ड की, वो भी होनी चाहिए कि भाई हाँ पता है कि क्या क्या समस्याएं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को आ रही हैं, हमने कैसे किया, तो वो जो चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन होना वो भी इम्पॉर्टेंट है। और एक जो ज़रूरी चीज़ इस एक्ट में जो की गई है कि हमने लोगों को इसके लिए, सरकारों को या इंस्टीट्यूशंस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि आप आपके पास अगर कंप्लेंट आई तो कितनी कंप्लेंट आई, आपके पास मान लो 5 कंप्लेंट आई, आपने किया क्या, क्या क्या एक्शन लिया आपने, क्या स्टेटस है। और ये इस तरह की जानकारी इवन यूनिवर्सिटीज को भी भेजनी पड़ती है। तो हम लोग क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल एनसीडीएस के साथ ही है इग्नू में, तो हम लोग ये जब करते हैं तो हमारे पास सालाना इस तरह से आती है कि हमें वो जानकारी भेजनी है कि हमने किया क्या इसके लिए। मतलब सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि अगर किसी मौके के ऊपर दिव्यांग जन को कोई फैसिलिटी मिलने में देर हो रही है या उनको उसके बारे में नहीं दी जा रही है, सो उसका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन हो और मिनिस्ट्री उसको ऑलमोस्ट ऑडिट करती है, चेक करती रहती है कि अगर कोई ग्रीवेंस आई है तो उसके ऊपर एक्शन क्या हुआ है, जी वो भी हमें दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और एक अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर की भी बात की गई है कि वो होना भी जरूरी है। ज़रूरी है, जी राइट। जब हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में तो आपने कहा था कि जो चैप्टर 5 है इस एक्ट का वो बहुत सिग्निफिकेंट है फॉर द राइट्स ऑफ द दिव्यांगजन या जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में। खास तौर से चैप्टर 5 में काफ़ी तरीके की बातचीत, काफ़ी तरीके के प्रावधान की चर्चा की गई है। तो मैं चाह रहा था कि चैप्टर 5 को आप विस्तार से हमारे लर्नर्स को साझा करें। जी, जो चैप्टर 5 है वो बात करता है सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, रिहैबिलिटेशन एंड रिक्रिएशन की। और ये चारों ही चीजें ह्यूमन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज की अगर बात करें तो वो बहुत और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल सिक्योरिटी में कई बार ये भी है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पेंशन सुविधाएं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को देती है, तो वो होना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर जो है, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हेल्थ केयर की और लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा एडिशनल जरूरत होती है। और अगर हमारे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स वाले लोग हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले हैं, कुछ डिसेबिलिटी ऐसी है कि जिनको और ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या वो फैसिलिटी उपलब्ध है, क्या वहाँ एक्सेस उपलब्ध है कि हॉस्पिटल में अगर व्हील चेयर पे कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है तो क्या वो रैंप उपलब्ध है, क्या वहाँ स्टाफ इस तरह का है कि उनसे अच्छे तरीके से बात कर सकता है, उनकी समस्या को समझ सके। या डेफ लोग हैं, जी। हमारे डेफ स्टूडेंट था हमारे साथ इग्नू में, हम लोग जब हमारे पास एक डेफनेस का एक प्रोग्राम यहाँ चलता था, तो साइन लैंग्वेज का प्रोग्राम, तो वो बच्चा बीमार हो गया, तो अब उसके साथ हॉस्पिटल में जाके वो कहे क्या, वो बता रहा है तो डॉक्टर उस बात को समझ नहीं पा रहा था। तो फिर दिन हम लोगों को इंटरवीन करना पड़ा कि हमको इंटरप्रेटर उसके साथ में भेजना पड़ा। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं जो वो होनी ज़रूरी है। इंश्योरेंस स्कीम, क्योंकि जब भी इंश्योरेंस स्कीम बहुत है हमारे देश में, लेकिन अगर हम बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो क्योंकि वो उसमें फिटनेस मांगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके लिए ये उपलब्ध नहीं होता है। नेशनल ट्रस्ट ने एक ऐसी पहल की थी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी इंश्योरेंस दिया जाएगा, और पिछले 10-12 सालों से ये सुविधाएं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को मिल रही हैं, तो वो उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा उनके रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स की बात की गई है। सेक्शन 27 उसकी बात करता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के रिहैबिलिटेशन के लिए किस किस तरह की चीजें होनी चाहिए। इसके साथ डिसेबिलिटी में रिसर्च और डेवलपमेंट की बात की गई है। और ये सारी चीज़ें तो होती हैं। हम लोग जब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम कल्चर और रिक्रिएशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको भूल जाते हैं। हमें लगता है इनको रिक्रिएशन की ज़रूरत क्या है। मूवी हॉल में आज से 15-20 साल पहले की बात है, नारायणा में एक पीवीआर था। उस हॉल में एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाली महिला थी, उनको मूवी देखने जाना था। वो वहाँ मूवी देखने पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप व्हील चेयर पे नहीं जा सकते, हमारी तो जगह नहीं है, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। समहाउ वो अंदर पहुंची हॉल में, और जब वहाँ काफ़ी डिफ़िकल्टी उनको आई, उसके बाद जो हमारे एक्टिविस्ट थे उन लोगों ने काफ़ी वो किया। इसके बाद हमारा ये एक्ट आ गया 2016 का, तो उसके बाद वो एक्सेसिबिलिटी वहाँ बनाई गई।
उससे पहले लोगों का ये था आपको मूवी देखनी है आप घर पे देख लो, लेकिन हॉल में मूवी देखने का जो चार्म है वो घर में देखने का अलग है। और फिर व्यक्ति का इंटरेस्ट है, अगर किसी को उस तरह का इंटरेस्ट है, बाजार में जाके शॉपिंग करनी है या घर पे जाके ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, उन दोनों में फर्क होता है। तो ये उस व्यक्ति की चॉइस है, तो वो सुविधा उनको मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार था, ये इनका वो अधिकार पाए है वो। बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब वो चीज हुई है। इसके अलावा स्पोर्टिंग एक्टिविटी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो बाकी स्पोर्ट्स है उसमें काम करें, प्लस इनके लिए मॉडिफाइड स्पोर्ट्स भी होते हैं। ओ, जैसे अब आप कहेंगे ब्लाइंड लोगों के लिए क्रिकेट कैसे होगा, उनको बॉल तो दिखाई नहीं देगी तो वो कैसे क्रिकेट खेलेंगे। तो वो हमारे यहाँ ब्लाइंड क्रिकेट की शुरुआत जब हुई, और बॉल जो है वो बजने वाली बॉल होती है, बॉल आएगी तो आवाज आएगी, उसके आधार पर ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह से व्हीलचेयर फुटबॉल जी, और बहुत तरह के और गेम्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए है। पैरालंपिक्स आप लोगों को पता ही होगा। हाँ है। तो और अभी हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है पैरालंपिक्स में, इतने सारे मेडल्स लेके आ रहे हैं, गोल्ड मेडल्स और ये सारी चीज़ें हैं। और इवन जो पहला मेडल हमारे देश में आया था पैरालंपिक्स का, उस वक्त तो पता भी नहीं था, तो मुरलीकांत पेटकर लेके आए थे, एंड ही वाज अ आर्मी पर्सन। और ये तो बाद में पता चला कि जब ये सारा आया कि पहला मेडलिस्ट जो है वो कोई और था, लेकिन फिर श्रीकांत पेटकर का पता चला। एंड कोइंसिडेंटली मैं उनको लास्ट मंथ कहीं गई थी तो वहाँ मैं उनको मिली, एंड देन उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने मेडल जीता। अब हमारी सरकार भी पैरालंपिक स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ध्यान भी दे रही है, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी काम कर रही है। और इस पर अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पर इस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं। इवन स्पोर्ट्स के लिए कोर्सेज भी बनाए गए हैं कि किस तरह से ये लोग पढ़ेंगे, ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी। क्योंकि देखिए कोच तो एक जनरल व्यक्ति होगा जिसको डिसेबिलिटी का आइडिया नहीं है, लेकिन उसको पहले हमें समझाना पड़ेगा ना हमारे स्टूडेंट्स की नीड क्या है, उसके हिसाब से फिर वो ट्रेनिंग देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने कि चैप्टर 5 जो है वो सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ रिहेबिलिटेशन और रिक्रिएशन में किस तरीके से दिव्यांगजनों को सुविधा मिलनी चाहिए उसकी बातचीत करता है। ये बात तब और इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि उनको बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, हमें उनके प्रति किसी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये जो पूरी बातचीत है इसको इस एक्ट ने बहुत केयरफुली रीइंफोर्स किया और उसके सारे ये बात कहने की कोशिश की कि जो दिव्यांगजन हैं उनको समावेशी जीवन जीने का पूरा मौका मिलना चाहिए। मैं इसी बात को और आगे बढ़ाता हूँ और ख़ासतर से आपसे समझना चाहूँगा कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले पर्सन्स के लिए, वो क्या प्रोविजंस हैं? क्योंकि वो फिर ये बात भी दर्शाते हैं कि किस तरीके से सरकार सचेत है कि इन लोगों को इन लोगों को कैसे बराबरी का दर्जा दिया है या मौका मिला है मिल पाए। जी, ये कुछ सेक्शंस हैं जो एजुकेशन की बात करते हैं। सेक्शन 31 है जो फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करता है, 6 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों की। फिर सेक्शन 32 बात करता है रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। फिर रिजर्वेशन के लिए पोस्ट आइडेंटिफाई करने की बात करता है सेक्शन 33। सेक्शन 34 जो है वो जॉब्स में रिजर्वेशन की बात करता है। सेक्शन 35 कहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयर्स हैं जी। और वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अगर अपने यहाँ नौकरी देते हैं तो उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। उनका इंसेंटिव ये है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए जो फंड जो दिया जाता है तो एम्प्लॉय का जो शेयर है उसमें कुछ परसेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस उनको देगी, प्रोवाइड कर देती है। तो वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, स्पेशल जॉब फेयर्स भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम करवाती रहती है। और उनके अलावा स्पेशल स्कीम्स और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए, जिससे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कुछ आगे उनको हम लाइफ में इंक्लूड कर सकें और मेन स्ट्रीम कर सकें। मैं इसी में आपसे जानना चाहूँगा कि जो विद हाई सपोर्ट नीड वाले हमारे दिव्यांगजन हैं
के लिए कुछ खास प्रोविजंस भी किए गए हैं क्या? जी, सेक्शन 38 जो है हमारा, वो पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड के बारे में बात करता है। उसमें है कि हाई सपोर्ट नीड वाले जो लोग हैं उनको कुछ अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, उनको सपोर्ट देने के लिए ट्रेनिंग, उनको हेल्थ केयर के लिए उनको कुछ फैसिलिटी दी जाएगी, और फैमिली के लोगों को ट्रेनिंग की भी बात उसमें की गई है। मैं जो चीज़ आमतौर के ऊपर सरकारी महकमे के लिए कही जाती है कि एक्ट तो बन गया, बट उस एक्ट में क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स की गई हैं, या उसके बारे में बातचीत की गई जिसमें उनको डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इस एक्ट को आपको एग्जीक्यूट भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है? इसके बारे में क्या चीज़ एक्ट में कही गई है? जी, हमारा जो एक्ट का चैप्टर 8 है, वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करता है। क्योंकि हमने प्रोविजन दे दिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो कैसे होगा? जी, तो इसके लिए एक सेक्शन 39 वो कहता है कि अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए। लोगों को पहले पता तो चले डिसेबिलिटी क्या है बिल्कुल। और आप इसकी फायदा कैसे ले सकते हैं। तो डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन अलग अलग स्तर पर किए जाएं, और जो काफी बड़े लेवल पे देश में हो भी रहे हैं। फिर इसका सेक्शन 40 जो है वो एक्सेसिबिलिटी की बात करता है कि सारी जो जगह है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी हर जगह पर जा सके। और इसके अलावा सेक्शन 41 बात करता है एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट। अलग अलग ट्रांसपोर्ट के जो माध्यम है उन तक एक्सेसिबिलिटी, हमारे बस अड्डे, हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे एयरपोर्ट एक्सेसिबल हो कि व्हीलचेयर वाला व्यक्ति भी जा सके, ब्लाइंड व्यक्ति भी जा सके और डेफ व्यक्ति भी जा सके। मैं इसी में अगर जोड़ना चाहूँ, तो जो हमारा सेक्शन 48 है वो सोशल ऑडिट की बात करता है। जी जी। तो ये सोशल ऑडिट क्या चीज़ है? सोशल ऑडिट ये है कि वो सुविधाएं है क्या, उनको किया कैसे, क्या आपने वो काम किया, जी, क्या वो हुआ, तो वो पूछते हैं आपने इस तरह की चीजें हुई कि नहीं हुई। मतलब लोग लेखा जोखा भी रखने की कोशिश की जा रही है कि जो एक्ट के प्राविधान हैं वो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको इस एक्ट के वेरियस प्रोविजन से क्या फ़ायदा हुआ है? क्योंकि आप इससे काफ़ी काम करते ही रही, सो मैं आपसे ख़ास तौर पे समझना चाहूँगा कि इससे जो फ़ायदे मिले हैं, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमको दें, तो हमारे लर्नर्स को समझ में आएगा कि हाँ, ये खाली एक्ट की बात नहीं है, गवर्नमेंट ने सीरियसली इसको एग्ज़ीक्यूट करने की भी कोशिश की है। जी, सबसे पहला फायदा तो ये मिला कि एक एक्सेसिबिलिटी काफी जगहों पे आई है। चाहे हमारे मॉन्यूमेंट्स ले लें आप, हमारे मार्केट प्लेसेस ले लें, पब्लिक बिल्डिंग्स ले लें, क्योंकि ये सीपीडब्ल्यूडी की गाइडलाइंस में ही ये बना दिया गया, एनबीसीसी की गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि कैसे बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल होना चाहिए। किसी भी बिल्डिंग को आगे लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर वो एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा, और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको एक टाइम लिमिट के अंदर हमें एक्सेसिबल बनाना है। एक्सेसिबिलिटी की बात है तो पर्सन विद डिसेबिलिटी वहाँ जा सके। इसके अलावा जो है एजुकेशन में काफ़ी फैसिलिटीज़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को मिली है, स्किल डेवलपमेंट में मिली है। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट की जी। जितनी भी स्कीम है उसमें 5% रिजर्वेशन जो है, 5% रिजर्वेशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए होगा, वो बेनिफिशियरी रहेंगे। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उससे पहले क्या होता था, एयरपोर्ट पे आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि व्हीलचेयर फैसिलिटी बहुत अच्छी सुविधा वहाँ उपलब्ध है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है कोई, व्हीलचेयर सुविधा उन्हें लेनी है तो एक पॉइंट है, उस पॉइंट आपको टिकट में पहले मेंशन करना पड़ेगा, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे एयर इंडिया की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी है, हर एयरलाइंस का है, उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है। और वहाँ उनका स्टाफ जो है दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, उनको ट्रेनिंग दी गई है और आपको फ्लाइट के अंदर तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इवन एयरक्राफ्ट के अंदर भी अगर जाना है, अगर डिपेंड करता है कि किस तरह की डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और पर्सन बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता, तो एयरक्राफ्ट के अंदर भी एक छोटी व्हीलचेयर होती है जिससे वो उनको अंदर तक पहुंचा सकते हैं। राइट, मतलब ये एक्ट खाली ऑन पेपर नहीं है, इससे बहुत सी सुविधाएं एग्जीक्यूट की गई हैं और ये अब देखने को भी मिलती हैं। डेफिनेटली मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत हद तक बढ़ी है, लोग सचेत हुए हैं कि इस न केवल इस एक्ट के सहारे बल्कि वैसे भी सचेत हुए हैं कि दिव्यांगजन जो हैं उनके अपने अधिकार हैं, उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। इन सब बातों के ऊपर हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि हमारे लर्नर्स डॉक्टर हेमलता जी द्वारा बताए गए प्रोविजंस,
कंसेशंस और सेंसिटाइजेशन के बारे में ज़्यादा सचेत होकर के सोचेंगे, समझेंगे और आगे काम करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।